नमस्कार, मैं गीता गैरोला हूँ। संभावना के साथ जुड़ी हुई हूँ। आगे भी जुड़ने के बहुत सारे मौके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि संभावना के साथ इस तरह से काम करने का मौका मिल रहा है और मैं लगातार उनके साथ में जुड़ी रहती हूँ। किताबें वहाँ से मेरे पास में आती रहती हैं और मैं उन किताबों को पढ़ती रहती हूँ और समीक्षक तो नहीं हूँ, लेकिन किताबों जो पाठक होने के नाते किताबों पे बात कर सकती हूँ। आज हम संभावना प्रकाशन की तरफ से सुभाष तरान की जो किताब है नदी की आंखें, नदी की आंखें, इस पर बात करने वाले हैं। अभिषेक का धन्यवाद देना चाहिए और अशोक अग्रवाल जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हापुड़ जैसी छोटी जगह में, हमें छोटी लगती है यहाँ से, हापुड़ जैसी जगह में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण प्रकाशन शुरू किया और अभिषेक ने उस प्रकाशन को दोबारा से उसी स्तर पर पहुंचा दिया जिस स्तर पर वो एक बार था। तो सुभाष तरान के बारे में हम बात करने से पहले मुझे लगा कि ये सब कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनके साथ में, अच्छा काम करते हैं, उनके लिए बोलना जरूर चाहिए। उनसे उनका उत्साह बढ़ा रहता है। तो सुभाष तरान का जो ये किताब है नदी की आंखें, ये उसकी पहली किताब है। किताब के बारे में मैं कितना कहूंगी ऐसा मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं कोई समीक्षक या मैं कोई आलोचनात्मक तरीके से चीजों को नहीं पढ़ती हूँ। मैं एक पाठक हूँ और अच्छी पाठक हूँ। मैं अच्छे पाठक, एक पाठक होने के नाते और सुभाष तरान की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में को नजदीक से देखने के नाते इस किताब पर पूरी बातचीत करूंगी। सबसे पहले सुभाष तरान का थोड़ा परिचय मैं बता देती हूँ। सुभाष तरान जौनसार बाबर के एक सुदूरवर्ती गांव अटाल, जो हिमाचल बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां का रहने वाला है। मेरी जो मित्रता और मेरी जो दोस्ती है वो सुभाष के साथ में फेसबुक के माध्यम से हुई। शुरू में जैसे रचनाओं का आदान प्रदान तो नहीं कहना चाहिए, वो अपनी फेसबुक डालते थे वॉल पे, हम अपनी वॉल पे डालते थे और फिर उस पर बातचीत शुरू हो गई। कई बार सुभाष अपने वॉल पे ऐसी फोटो डाला करते थे जो हमारे यहाँ के जो चरवाहा समुदाय है, अनवाल समुदाय है, गुज्जर समुदाय के साथ में जो बकरी चराने वाले लोग होते हैं और बुग्यालों में दूर गर्मियों के दिनों में जाते हैं बकरियों को चराने के लिए, उनकी जैसे ड्रेस पहन के अपनी फोटो डालता था। तो वो फोटो, क्योंकि मैं उत्तराखंड में बहुत घूमी हूँ, पूरे उत्तराखंड का तो दावा नहीं कर सकती क्योंकि उत्तराखंड को तो एक पूरा जन्म भी घूमने के लिए कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करी गांव में जाने की, गांव के लोगों से मिलने की, यहाँ के पेड़ पहाड़ों को समझने की। तो उसके नाते जब वो उस तरह के ड्रेस पहन के फोटो डालता था तो वो फोटो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और मैंने फिर सुभाष तरान को इनबॉक्स में मैसेज करा और मैंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा मैं हिमाचल का बॉर्डर पे एक जौनसार बाबर का गांव है अटाल, वहां का रहने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि इसका जो गांव है अटाल वो बहुत इंटीरियर में कहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह की ड्रेस और उस तरह की जगहों में की फोटो डालता था जहां बहुत घने देवदार के पेड़ हैं, जहां पर बहुत घने बांस बुरांस के पेड़ हैं, जहां पर एकदम चट्टानी इलाका है, बर्फीला पथरीला इलाका है। तो मुझे लगता था कि शायद सुभाष का गांव ऐसे इलाकों में होना चाहिए। तो और ऐसे इलाके मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो मैंने सुभाष से कहा कि सुभाष एक बार तुम अपने गांव ले चलो, मैंने सब जगह देखा है, चक्रौता कालसी तक तो मैं गई हूँ, मगर मैं जौनसार बाबर भी मैं गई हूँ, पर मैंने तुम्हारा वाला इलाका नहीं देखा। तो सुभाष ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमारे गाँव में आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, पार्लियामेंट में काम करता हूँ, लेकिन
गाँव जाता रहता हूँ हर गर्मियों में बच्चों को लेकर के, तो जभी भी मैं गाँव जाऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा और उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर हमारे दीदी और छोटे भाई का भूला का नाता बन गया। ये नाता वो वाला नाता नहीं है, जैसे जिसको लोग फ़ेसबुक में और आम तौर पर मज़ाक उड़ाते हैं कि ये दीदी वाला और भैया वाला ये जो नाता है, ये उस तरह का नाता नहीं है। ये बहुत पारिवारिक नाता है। सुभाष मेरे घर में आता है, मेरा बेटे के साथ में बातचीत करता है, मेरे बेटे के साथ में उसकी बहुत अच्छी मित्रता है और गोलू हमेशा उसको मामा कहता है। मैं उनके घर में जाती हूँ, उसके बच्चे मुझे फूफू कहते हैं और उनको पता है कि फूफू हमारी बीमार हुई, तो बहुत सेवा-पानी होती है मेरी बच्चों के द्वारा। वो जो उसकी जो पत्नी है, वो तो बहुत ध्यान रखती है, लेकिन बच्चे विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा बहुत पारिवारिक रिश्ता बन गया है इस बीच में और उम मुझे हमेशा लगता है कि रिश्ते निभाने में मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि रिश्ते निभ जाएँ, तो आगे भी बना रहेगा ऐसा मेरी आशा है। ऐसे इलाके का सुभाष तरान रहने वाला है, जौनसार बाबर का। जौनसार बाबर बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन जौनसार बाबर का जो समाज है, वो उस समाज के अंदर इस समय वर्तमान में बहुत पढ़ाई-लिखाई बहुत नौकरियों पे लोग हैं संपन्न इलाका है बहुत, बहुत मेहनती लोग हैं। जैसे पहाड़ों में लोगों ने गाँव छोड़ दिए और खेती-पाती करना छोड़ दिया है और प्रवास में आ गए हैं, ऐसे जौनसार बाबर में नहीं है। जौनसार बाबर के लोग भी प्रवास में हैं, नौकरी करने के लिए बाहर हैं, अपने उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर हैं, लेकिन उनके परिवार गाँव में भी उतने ही मौजूद हैं, जितने वो लोग शहरी इलाकों में मौजूद हैं। तो इसलिए प्रवास तो है, लेकिन उस प्रवास के कारण उनके इलाके में जो संपन्नता थी, उस संपन्नता में बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत साफ मुझे दिखता है और बहुत सारे लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या उस तरह से विश्लेषण करते हैं, उनका क्या कहना है मैं नहीं जानती, पर ये मेरा कहना है क्योंकि मैं भी गाँव को अपने तरीके से देखने की मुझे आदत है और मुझे भी देख कर के समझदारी बनाने की आदत है कि कौन-सा इलाका कैसे हो सकता है। तो जौनसार बाबर को देख कर के मुझे हमेशा यही फ़ील हुआ। सबसे बड़ी बात जौनसार बाबर की ये है कि उनके लोग देहरादून में हैं, दिल्ली में हैं, कोई इलाके ऐसे नहीं हैं जिस जगह वहाँ के लोग नौकरी ना कर रहे हों और पढ़ाई-लिखाई में आगे ना हों। मगर उनके परिवार गाँव में हैं, उनके बच्चे देहरादून पढ़ते हैं, परिवार में और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवारों में अगर 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो एक भाई की पत्नी वो कोई भी हो सकती है। वो देहरादून में रहेगी 1 साल बच्चों के साथ में और बच्चों की पूरे साल भर की देखभाल, वो पूरे परिवार के बच्चे यहाँ तक कि रिश्तेदारों के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते हैं और वो पूरी देखभाल होती है उन बच्चों की और अगली बार दूसरी परिवार की महिला आती है और वहाँ पर रहती है। तो इस तरह से उनके परिवार गाँव के अंदर भी उतने मौजूद हैं और शहरों के अंदर भी उतने ही मौजूद हैं। यहाँ पर भी देहरादून के अंदर जौनसारी लोगों ने बहुत अच्छे घर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। तो उनका जो संपन्नता है, वो संपन्नता उनकी रहन-सहन, पढ़ाई-लिखाई सब चीज़ में दिखती है और वो एक पूरा खूबसूरत समाज है। सांस्कृतिक तौर पर बहुरूपी समाज है। बहुत सारे देवता, बहुत सारे रीति-रिवाज, उनके जो स्थानीय देवता हैं, वो देवताओं पे अभी एलीट देवताओं का जो मुलम्मा है, वो चढ़ना शुरू हुआ है, मगर पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी वहाँ पर उनका जो स्थानीयता है, वो मौजूद है। तो और देवताओं से जुड़े, मौसमों से जुड़े, उनके जो त्योहार हैं, वो बड़े खूबसूरत त्योहार हैं। पूरा जौनसार बाबर बहुत रंग-बिरंगा और सांस्कृतिक तौर पर बहुविध समाज है और सुंदर खूबसूरत समाज है और लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। जौनसार बाबर के बारे में ये कहा जाता था, ख़ास तौर पे हम जो ठाकुर ब्राह्मण वाला इलाका है हमारा एलीट मतलब पहाड़ों के हिसाब से, वैसे एलीट नहीं, पहाड़ों के हिसाब से पढ़ा-लिखा इलाका, ये कहा जाता था टिहरी पौड़ी उत्तरकाशी वालों को कि जो गया जौनसार, वहाँ तो वो लौट के नहीं आया कभी भी और जौनसारियों के बारे में बहुत तरीके के जो है मिथ कि वो बहुत ज़्यादा जादू-टोना करते हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं और इस तरह की चीज़ें वो सारे समाजों में मौजूद हैं। मैंने पूरे पहाड़ों में कुमाऊँ से लेकर गढ़वाल तक और जौनसार बाबर तक काम किया हुआ है
मैंने एक एक जिन गाँव में मैं काम करती थी, वहाँ पर महिलाओं के चूल्हों के अंदर घुस कर के काम किया हुआ है। तो मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव है कि जिस तरह की बात हम एक विशेष इलाके के लिए कहते हैं, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। उतना ही अंधविश्वास, उतने ही अ भदेस रीति-रिवाज, उतने रीति-रिवाज़ों का भदेसपना और जगह भी मौजूद है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि खाली जौनसार बाबर है। लेकिन कुछ मामलों में जौनसार बाबर एक बंद समाज है। वो अपने समाज के बारे में बहुत ज़्यादा वो अपने समाज में लोगों को बुलाते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं। उनके घरों में आतिथ्य बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है और वो आतिथ्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं जब सुभाष के घर गई तो शाम के टाइम पर सुभाष और उसकी छोटे भाई की, अखिल की पत्नी दोनों गर्मियों में घर गए हुए थे। तो जब मैं उनके इलाके में गई तो घर में सब शाम होते ही एक बारी-बारी से बहुएँ दोनों सुभाष की पत्नी या उसके छोटे भाई की पत्नी, वो एक बड़े बर्तन पे, तौले जैसे बर्तन पे, गहरे बर्तन में पानी ला कर के और रात को खूब रगड़-रगड़ के अपने सास-ससुर के पैर धोते हैं। शाम के टाइम पर जब झुटपुटा हो जाता है और आराम करने का टाइम होता है, खाना खाने से पहले, खूब रगड़-रगड़ के उनके हाथ-पैर धोएँगे, ये उनका रिवाज है आज भी। और ऐसे ही वो मेहमानों के साथ भी करते हैं और वहाँ की महिलाएँ इस तरह का आतिथ्य करती हैं। तो जब मैं गई तो मेरे लिए भी कहा गया कि दीदी आपके पैर धो देते हैं। अरे मैंने कहा माफ़ करो भाई, मेरे को पैर धुलवाने की आदत नहीं है। मेरे पैर वैसे ही बहुत साफ है, तो मुझे बहुत अटपटा लगा ये। लेकिन ये सुभाष के घर में थोड़ा सड़क वाले इलाके में ये रिवाज अगर मौजूद है, तो इंटीरियर में जहाँ पर मैं गई हुई हूँ जौनसार बाबर के इलाके में, वहाँ पर ये रिवाज भरपूर तरीके से मौजूद है कि महिलाएँ मेहमानों का भरपूर आतिथ्य करती हैं, एक। दूसरी बात वो लोग जो भी मेहमान आएँगे उनको अपने चूल्हे पे ले जाके खाना खिलाएँ। आपके लिए जहाँ पर आप सोए हैं या जहाँ पर सोने की व्यवस्था है, वहाँ पर वो आपके लिए भोजन नहीं लेंगे। जहाँ पर वो खाना बना रहे होंगे, वहाँ पर वो भोजन करवाएँगे आपको गरमा-गरम अपना। तो वो एक बड़ा कमाल का और ये मोरी पुरोला की तरफ भी ये रिवाज है। तो ये इस तरह के रिवाजों को लेकर के हम लोगों के बीच में बहुत सारी गलत धारणाएँ फैलाई गई थी, जो बिल्कुल आउटलेट मैं उन उन उनका उनका विरोध करती हूँ उस तरह की धारणाओं का और उनको नकारती हूँ कि उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। वहाँ का जो आतिथ्य है, वहाँ के लोगों की जो सहजता है, जो सरलता है, वो वहाँ पर मौजूद है। तो सुभाष ऐसे इलाके का रहने वाला है। ऐसे इलाके को बिलॉन्ग करता है। मगर उस समाज हर समाज की अपनी कुछ कमियाँ होती हैं। उस समाज की खूबसूरती के साथ कुछ कमियाँ हैं कि वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमसे कुछ जानकारी चाहता है, तो वो हमारे समाज के बारे में क्योंकि उनके बारे में फैलाई गई हैं अफ़वाहें। ये तो बिल्कुल सच है। तो उनको लगता है और अभी तक बहुत सारी चीज़ों में वो आपको सांस्कृतिक बहुलता तो दिखाएँगे, बुलाएँगे, आपकी इज़्ज़त खातिर करेंगे, लेकिन अपने समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ों में बातचीत करना पसंद नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ों में बहुत बच के लिखना, ये मेरा अनुभव है। हो सकता है मेरा अनुभव गलत हो सकता है। मैं गलत भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं जान सकती हूँ। तो ये है कि वो अपने बारे में बातचीत करने में थोड़ा बहुत गहराई से बातचीत करने में बचते हैं। ये उनका मानना है क्योंकि वो वाला इलाका भी है जहाँ पर बहुपति प्रथा है। तो बहुपति प्रथा को लोग किस तरह से लेते हैं, बाकी समाज किस तरह से लेते हैं और बाकी जो मैदानी क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग भी हैं, तथाकथित रिसर्च करने वाले लोग भी हैं, वो किस तरह से लेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम पितृसत्तात्मक समाजों में रहते हैं और अगर महिलाओं के साथ में ये हमारे समाजों में बहुपत्नी प्रथा तो है, एक आदमी 4 शादी कर लेगा, 2 को भगा देगा, 2 को पीट देगा, 80 बरस का भी एक बूढ़ा जो है वो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के 53 सिंह, 54 सिंह नाम होते हैं क्योंकि वो अपने बाप के तब पैदा होते हैं जब 53 और 54 साल के उनके पिता होते हैं। तो इस तरह के वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो महिलाओं के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के बारे में अवधारणाएँ गलत तरीके से फैलाएँगे। ये बिल्कुल क्योंकि हमारे ही समाज बहुत पैट्रियार्कल समाज है और उन समाजों में हम चाहे कितने विद्वान बनने की और कितने समझदार बनने की कोशिश करते हैं, हमारी जो माँ के दूध के साथ में जो चीज़ें हम पी लेते हैं, जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, हम चीज़ों को उसी तरह देखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे उस तरह से उस समाज को देखा, उस समाज के बारे में बात करी, तो सुभाष ऐसे समाज का रहने वाला लगता है।
अब उसके बारे में, ये तो समाज के बारे में है, क्योंकि मैं उसकी किताब पे बात कर रही हूँ, तो मैं उस समाज के बारे में भी बात करूंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये किताब उस समाज का आईना है, मैं बिल्कुल इस बात का दावा नहीं कर रही, लेकिन सुभाष उस समाज का आईना है, इस बात का मैं दावा। इस समाज से सुभाष निकला, बहुत गरीब। आप अभी तो वो लोग बहुत ठीक ठाक खाते पीते हैं, घर है उनका, हम लोग जाते हैं, अपने बहुत सारे हमारे मित्र वहां जाते हैं और उस पास के गांव में रह करके आसपास घूमने जाते हैं। लेकिन किसी जमाने में जब वो छोटा था और वो लोग बहुत गरीबी में थे, और उसने बहुत मेहनत करी, उसने मजदूरी करी, उसने पल्लेदारी करी, उसने ड्राइवरी करी, और इस बात के लिए वो कभी और उसको बहुत रेगुलर पढ़ाई के मौके नहीं मिले, कभी भी उस तरह से मौके नहीं मिले जितने आम बच्चों को मिलते हैं। थोड़ा बहुत जितना उसने रेगुलर पढ़ा होगा, उसके बदौलत आज वो दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। तो वहां पर उसने जो सीखा, उस दौर में, जिस दौर में वो मजदूरी कर रहा था, जिस दौर में वो पल्लेदारी कर रहा था, जिस दौर में वो बहुत समाज के, जिसको कहना चाहिए, अगर हम वर्गीय विभाजन की बात करेंगे तो हर जगह होता है वर्गीय विभाजन, जात पात वहां पर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मौजूद है। जौनसार बाबर में भी गरीबी अमीरी भी है ही है। तो गरीबी अमीरी की भी अगर छूत छात की बात होती है और परहेज की बात होती है, तो गरीबों से सभी परहेज करते हैं, तो उससे भी बहुत परहेजवार उसने तो लोगों के घर में काम किया, जो आज की तारीख में, जबकि वो बहुत जाना माना व्यक्ति हो गया है, वो बहुत गर्व से कहता है। और मुझे ये वाली बात उसकी बहुत आकर्षित करती है कि वो अपनी परिस्थितियों पे बहुत गर्व से बात करता है, और वो कहता है कि मैंने उन परिस्थितियों से सीखा है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतनी खराब परिस्थितियों से निकला और उसने जैसे तैसे करके पार्लियामेंट जैसी जगह में, मैं नहीं कहती हूं कि वो कौन सी पोस्ट पे है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी पोस्ट पे है, एक बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति की बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं। जैसे मेरी आकांक्षाएं हमेशा बहुत घूमने की रही हैं, लोगों को जानने की रही हैं। अभी मैंने कुल्लू मनाली से आगे लाहौल स्पीति नहीं देखा, मैंने बहुत सारी जगह नहीं देखी हैं, जहां मैंने किन्नौर अभी तक नहीं देखा, मैंने अभी तक उड़ीसा नहीं देखा। तो मेरे मन में अभी तक है चीजें कि मुझे वहां देखना है, वहां जाना है, वहां घूमना है, वहां के लोगों से मिलना है। और मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मुझे पाकिस्तान भी जरूर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा हिस्सा था और वो लोग हमारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। तो मैं अपने लोगों से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, उनके लोग बन करके। ऐसा मेरा बहुत मन है, मुझे नहीं पता कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। तो ऐसे ही उसके मन में भी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी। फुटबॉल खेलने की उसके मन में बहुत आकांक्षा थी, घूमने की और चीजों को समझने की उसके मन में बहुत जबरदस्त आकांक्षा थी। और जब वो नौकरी करने लगा और दिल्ली में बसासत हुई उसकी, तो दिल्ली में बसासत है, मगर गांव से छूटा हुआ बंदा नहीं है। उनका पूरा परिवार उतना ही गांव से जुड़ा हुआ है जितना दिल्ली में रहता है, उससे उससे ज्यादा गांव से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी जड़ें अभी छोड़ी नहीं है, वो अपनी जड़ों से बुरी तरह लिपटे हुए लोग हैं। तो उसने वहां पर रह करके, जैसे जब उसके बच्चों की तरफ से जिम्मेदारी कम हुई और थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी कम हुई, थोड़ा दोनों भाई कमाने लगे, बहनों की शादियां हो गई, और अब जिस उम्र में हम कहते हैं कि नहीं ये वाली उम्र तो अब क्या करना है हमने, माने आमतौर पर मुझे हमेशा ये लगता है कि हर व्यक्ति 40 साल के बाद जीना शुरू करता है, और सच बात तो यह है कि मैंने 40 साल के बाद ही जीना शुरू करा। तो उसने भी एक निश्चित उम्र के बाद, जिस उम्र में आकांक्षाएं पूरी की जा सकती थी, उस उम्र को पारिवारिक जिम्मेदारियों में खपाया। और उस खपने के बाद उसने इतने, कहना चाहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं, वो पूरी करी हैं। वो बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो उसने ओवर एज होने के बावजूद निम से ट्रेनिंग करी। उसने लोगों से कहा कि मेरे को जरूर करनी है, और अपने संपर्कों के आधार पर उसने वहां पर गया और उसने 2 फेज करे। वो बड़े बड़े पीक्स में चला जाता है, उसके दोस्त ऐसे बन गए उसका, क्योंकि वो उन यात्राओं को करता है, उन यात्राओं को जीता है, उन यात्राओं को लिखता है। तो लोग, और फेसबुक में भी डालता है। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों से हमारी मुलाकातें होती हैं, और
वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप सार सार को गहिराए और थूथा देही उड़ाए वाला काम करेंगे। तो ये युग में अगर आप चाहें तो उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कूड़ा कबाड़ भी देख सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या देखना चाहते हैं। कभी कभी नाराजगी भी होती है, ऐसा नहीं है, उब भी लगती है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी जगह है जिसमें आपको एक स्पेस तो मिलता है अपनी बात कहने का और लोगों से जुड़ाव बनाने का। तो उसका भी जुड़ाव बना और उसके बाद उसने मित्रताएं करी, और आज की तारीख में सुभाष नंबर 1 घुमक्कड़ अपनी यात्राओं को डॉक्यूमेंट करता है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने जो समाज है, उत्तराखंडी समाज है, उस समाज के साथ में उसके सामाजिक सरोकारों से हमेशा रिश्ता बना के रखा, जो बरकरार है। वो हमेशा, जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, वो हमेशा आता है, बेबाक तरीके से अपनी राय भी रखता है। जो भी, ऐसा नहीं है कि वो कौन से पंथ किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में, ये हर व्यक्ति के अपने पक्ष और विपक्ष होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। और हमें, अगर हमको समाज में जीना है और सामाजिक लोगों के साथ में रहना है, तो हमें ये सब चीजें तो हमेशा से स्वीकार हुई हैं और अभी भी स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, तो करते हैं। ये उसका एक पहलू है। जब मैंने फेसबुक पे उसको कविताएं लिखते और गजलें लिखते और इस तरह के छोटी छोटी कहानियां लिखते देखा, तो मेरे दिमाग में ये बहुत बात आई कि उसको ये सब प्रकाशन करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत झिझक थी प्रकाशन की। उसको लगता था कि शायद मुझे खारिज कर दिया जाएगा, मे बी, मैं, उसने कभी मुझसे कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में ये बात है कि उसको ऐसा लगा होगा, हमें भी लगा था कि मुझे खारिज कर दिया जाएगा, पता नहीं लोगों को मेरी चीज बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो उसने जो है, पहले शुरुआत में बहुत झिझक हुई, लेकिन बाद में वो तैयार हुआ, और अंततः ये किताब नदी की आंखें आपके सामने आई है। इस किताब में जो कहानियां हैं, वो वाली कहानियां हैं जो उसकी जिंदगी से, उसके जो समाज है, उसका जो आसपास का पूरा जो सराउंडिंग है, उसने जो भोगा, जो देखा, उसके जुड़ी हुई हैं। और अगर आपको कहा जाए कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो ये, इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूंगी कि अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इसमें सुभाष भी मौजूद है, इसमें उनके गांव के अटाल के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसमें बस के कंडक्टर मौजूद हैं, इसमें बस में सफर करने वाले यात्री मौजूद हैं, इसमें जो उसके, जिस तरह से उसने भोगा और जिस तरह से उसने देखा, उस तरह के सारे चरित्र इसमें मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि साहित्यिक तौर पे इसका बहुत बड़ा मूल्यांकन किया जा सकता है, या जो साहित्यिक कसौटी पर इसको कैसे कसा जा सकता है, मैं नहीं जानती हूँ। उसकी, मुझे खास तौर पे एक पाठक होने के नाते उसकी जो शैली है, उसके लिखने का जो तरीका है, उसके लिखने में जो धार है, जो पैनापन है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो एक पाठक होने के नाते, और मेरे जैसे बहुत सारे पाठक होंगे, एक अकेली मैं तो नहीं हूँ, मेरे जैसे तो लाखों पाठक हो सकते हैं, पर लाखों तक ये नहीं पहुंची होगी, ये मुझे पता है, पर जितने तक भी ये पहुंची होगी, ये चीज सारे लोग खुले दिल से स्वीकार कर सकते हैं कि इसके अंदर जितनी कहानियां हैं, जितनी घटनाएं हैं, वो घटनाएं हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, हमारे लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिन लोगों के साथ हम जिंदगी बिता रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, उन घटनाओं को अपने तरीके पे कसना, ये हमारी, जो लेखक होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस घटना में, इन कहानी संग्रह के अंदर, जो नदी की आंखें कहानी संग्रह है, इसमें जो कुल है कहानियां हैं, वो मुझे लगता है कि 165 पेज की एक किताब है। संभावना प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। अभी तक किताब को लोगों ने बहुत स्वीकृति मिली है और बहुत अच्छी किताब छपी है। इसकी छपाई, आप इसका कवर पेज देख लीजिए, सुभाष का खुद का खींचा हुआ कवर पेज है। इसकी छपाई, इसका कागज, ये सब आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रूफ की गलतियां हैं, वो लगभग ना के बराबर हैं, लगभग ना के बराबर। तो ये एक प्रकाशक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो, जो उसके पास में जो सामग्री आती है लेखक की तरफ से, उस सामग्री को लोगों के सामने बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत सुंदर है।
ये किताब ऐसे वक्त आई है जब संभावना प्रकाशन ने बहुत सारे उत्तराखंडी लोगों की किताबें लगातार वो निकाल रहे हैं। देवेंद्र मेवाड़ी जी की किताब निकाली है, अरुण गुकसाल की किताब निकाली है। मेरे को भी ये मौका मिला है कि संभावना प्रकाशन ने मुझे प्रकाशित किया है। तो और अशोक पांडे की किताब निकाली है, और उसके अलावा बहुत सारे, मुझे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि और कौन कौन लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको संभावना प्रकाशन ने, जो उत्तराखंडी लोगों को प्रकाशित किया है। अगर हम देवेंद्र के साथ में ये वाली किताब पढ़ेंगे तो देवेंद्र की किताब बिल्कुल अलग मिजाज की किताबें हैं, और ये किताब बिल्कुल अलग मिजाज की किताब है। अरुण की किताबों के साथ अगर हम करेंगे तो अरुण की किताबें बहुत अलग मिजाज की किताबें हैं। 3 यात्रा विवरण निकले, मेरा, अरुण अरुण कुकसाल जी का और देवेंद्र का। तो तीनों के मिजाज बहुत अलग थे। तो इसी तरह से इस किताब का मिजाज, इन कहानियों के मिजाज भी बहुत अलग तरीके का है, और इसकी धार भी बहुत अलग तरीके की है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कहानियों के अंदर गरीब तबका भी मौजूद है। एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद है जो लोहार का काम करता है, और बहुत दबंग व्यक्ति है, और अंततः जब उसकी मृत्यु होती है तो वो बहुत निरीह हो जाता है। वक्त और उम्र उसको बहुत निरीह कर देती है। ऐसे एक कहानी भी है, सच्ची घटना, कि जिस वर्तमान वक्त में हम चल रहे हैं, उस तरह की, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों का असर हमारे समाज पे कैसे पड़ रहा है, वो इसमें एक कहानी है। एक गुज्जर के बेटे के साथ में हमारे जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग की कहानी है। जबकि गुज्जर तो हमारा हिस्सा है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो उस कहानी, इसके अंदर जो कहानी है उसको पढ़ते हैं, उसमें एक गुज्जर बच्चे के साथ में हमारा जो युवा वर्ग है वो किस तरह से व्यवहार करता है, वो व्यवहार ये दिखाता है कि हम कौन सी राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर, गंदी परिस्थितियों के अंदर घिरे हुए हैं, वैचारिक परिस्थितियों के अंदर घिरे हुए हैं, और हम अपनी सामाजिकता को कैसे तहस नहस कर रहे हैं। समाज का अपना महत्व होता है और राजनीति का अपना महत्व होता है। समाज को ही राजनीति चलाती है ना, तो समाज को ही अगर हम दूषित कर देंगे तो राजनीति कहाँ चलेगी। तो इसके अंदर, और इसमें यह भी दिखाया गया है कि उन युवाओं के उत्पीड़न के बाद एक कमजोर सा व्यक्ति, जो हाशिए का व्यक्ति है, वो उस गुज्जर के पक्ष में कैसे खड़ा हो जाता है। ये एक जो पूरी की पूरी बात है, ये बहुत ही, मेरे को तो बहुत हृदय स्पर्शी लगी और मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि वो घूमने गए, वहां पर उनको, जो हमारे समाज होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वहां पर उनको, वो लोग अपने अपने खेतों में और जंगलों में अपने जानवरों के लिए वहां पर सुभाष को मिलता है, उनकी पूरी परिस्थितियां, उनका पूरा खाना पीना, वो सब भी इसमें दर्शाया गया है। बसों के अंदर जब हम सफर करते हैं बसों में, तो उसमें लोगों की क्या प्रवृत्ति होती है। जैसे एक घटना, स्त्री होने के नाते मुझे बहुत सारी चीजें अलग से प्रभावित करती हैं और दिखाई देती हैं, और सबको दिखाई देती होंगी। मैं कोई अपना महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ कि मुझे ही दिखाई देती है। सफर के दौरान एक लड़की सुभाष से बात करती है, तो उनके बगल में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि ये क्या बात कर रही थी तुमसे। जब सुभाष कहता है कि कुछ नहीं, वो किताब के बारे में बात कर रही थी, तो कहता है नहीं, ये किताब के बारे में बात नहीं कर रही होगी, क्योंकि आजकल बसों में कुछ लड़कियां वेश्यावृत्ति करती हैं, तो जरूर ये उसी गैंग का हिस्सा है ना। तो, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये हमारी मानसिकता है ना। तो वो व्यक्ति उनको जानते होंगे, ना हम उनको जानते थे, ना सुभाष उसको जानता था, लेकिन फिर भी किसी भी महिला को देख करके हमने अपने दिमाग में अवधारणा बना दी और हम उसको वैसे ही देखने लगे। और जब हम उसको वैसे ही देखने लगते हैं तो हमारा व्यवहार भी फिर उसके प्रति वैसे ही हो जाता है। और हम उसको, अगर हमने सोच लिया कि ये जरूर वैश्यावृत्ति की तरफ काम करती है, तो हमको लगता है कि ये तो सर्वसुलभ है, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपने व्यवहार में ये बात लाते हैं। तो ये भी, इस तरह की कहानियां भी इस किताब में है। तो मैं पहले तो संभावना प्रकाशन को
इस किताब को प्रकाशित करने की बहुत बधाई देती हूँ। जो किताबें इस बीच उन्होंने प्रकाशित करी, उसकी भी बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह का उनका पूरा गेटअप है और जिस तरह से किताबों का जिस तरह का मटेरियल सामग्री किताब में इस्तेमाल करी गई है, उसके लिए भी अभिषेक बधाई के पात्र हैं और अभिषेक की मेहनत है। अशोक अग्रवाल जी को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि संभावना अशोक अग्रवाल जी का ही कॉन्सेप्ट है। तो उनको बहुत बहुत बधाई भी और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि संभावना जैसा प्रकाशन हमारे सामने लेकर के आए हैं। ज्यादा बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, जो मन में है वही कह रही हूँ। उसके अतिरिक्त मैं सुभाष को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिसकी जिंदगी में, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई को इतनी मुश्किल दौर से चलाया, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को चलाया, अपने परिवार को संभाला, अपने परिवार को एक खाते पीते स्तर में लेकर के आया, उसके बाद अपने शौक पूरे कर रहा है और उसके अतिरिक्त बहुत ही पैना लिख रहा है। उसकी गजलें, उसकी कविताएं सारी नहीं, कुछ, और कुछ कुछ प्रेम कविताएं भी, और उसकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों की जो पकड़ है वो मैं किसी धारा की बात नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो कहानियों की जो धाराएं चली, उन धाराओं से इतर इस कहानी संग्रह को देखने की, जो नदी की आंखें हैं, इसको देखने की जरूरत है। ये मेरा मानना है। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ और ना मैं कोई आलोचक हूँ और ना मैं कोई हिंदी की बहुत बड़ी विद्वान या रिसर्चर हूँ जो मैं किसी बात को खड़ा करूँ या धारा को के बारे में बात करूँ। मगर मैं पाठक बहुत जबरदस्त रही हूँ। अब इधर थोड़ा पढ़ना कम किया है, मैं पाठक बहुत जबरदस्त हूँ और मैं बहुत गहराई से पढ़ती हूँ। अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई तो मैं और गहराई से पढ़ करके मैं अपने मतलब की चीज उसमें से निकाल लेती हूँ कि स्त्रियों के लिए क्या कहा गया है, समाज के लिए क्या कहा गया है, राजनीति के लिए क्या कहा गया है, मनोविज्ञान के लिए क्या कहा गया, मैं अपने मतलब की चीजें उसमें से देख लेती हूँ। तो ये जो किताब है सुभाष तरान की, मैं बार बार बधाई देती हूँ। मैं इसलिए भी उसको विशेष बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि इस किताब को प्रकाशित करने में जरा सा मेरा भी हिस्सा है। मैं लगातार कई 4-5 साल से उसके पीछे पड़ी हुई थी कि तुझे प्रकाशित होना है, तुझे प्रकाशित होना है, और वो हुआ। हमारे सामने बहुत जल्दी उसकी बहुत ही गजब के यात्राएं इस समय बहुत लोग लिख रहे हैं यात्राओं के बारे में, और सबका अपना तरीका है यात्राएं लिखने का, यात्राओं को देखने, यात्राओं को करने का और यात्राओं के दौरान लोगों से मिलने का, और वो सबका अपना तरीका है और उनको उसको व्यक्त करने का भी अपना तरीका है। और सुभाष का भी अपना तरीका है कि वो किस तरह से देखता है। उसने बहुत अच्छे यात्रा विवरण, बड़े विस्तृत और बहुत अच्छे और ऐसे अछूते इलाकों के यात्रा विवरण उसने लिखे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी इस साल के अंदर जो 2022 चल रहा है, सुभाष के यात्रा संस्मरण भी हमारे सामने होंगे और हमें पढ़ने को मिलेंगे। मेरी उसको बहुत बहुत बधाई, मेरा आशीर्वाद भी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको आशीर्वाद भी देती हूँ। और जो है मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगी, मैं बहुत ईश्वर पे प्रार्थना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे मन में दुआएं रहती हैं लोगों के लिए, सद्भावनाएं रहती हैं, तो मैं हमेशा उसके लिए दुआ करूंगी कि वो आगे बढ़े। ये मेरी दुआ है। आपने मुझे सुना। नमस्कार।